फ्रेंड्स नमस्कार, जय भारत जय हिंदुस्तान। दोस्तों आज हम अंतिम वीडियो अपना करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो होगा आज हमारा होगा साहित्य कला और स्थापत्य पे, और इन सारे पॉइंट्स को हम देख चुके हैं। पिछला जो वीडियो था हमने इसके रिलीजियस पॉलिसी पे किया था, यानी कि धार्मिक नीति पे किया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस में हम अलग अलग वीडियोस समय समय पे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी वीडियो है मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा कि आप जानते हैं कि तुगलक वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक, और मैं बताऊं कि तुगलक वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तीसरा वंश तुगलक वंश जिसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं। इसके बाद चौथा वंश आएगा सैयद वंश, और अंतिम वंश के रूप में हम लोग देखेंगे लोदी वंश को। ठीक है, तो तुगलक वंश का ये सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और इसका शासनकाल 1325 से 1351 एडी तक है। ठीक है, जहां तक तुगलक वंश की बात है, 1320 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, और वो 1325 तक शासन में रहा। 1325 में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, और उसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के और भी नाम हैं। अगर कहीं आ जाए जूना खान, तो इसका मूल नाम कह सकते हैं जूना खान। फखरुद्दीन मलिक जूना खान, वो भी इसका नाम है। तो याद रखिएगा, इतिहास में इसे पागल और मूर्ख शासक के रूप में भी याद रखा जाता है, और इसे विधर्मी भी बताया जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा, जैसे बर्नी, इसामी, इन लोगों ने इसे विधर्मी भी बताया है, क्योंकि धार्मिक रूप से ये सहिष्णु था। हिंदू हो, तुर्किश मुसलमान हो, हिंदुस्तानी मुसलमान हो, और या अन्य जातियों के लोग हों, जैन समुदाय हो, सबके साथ इसका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा रहा था, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे आज हमारा टॉपिक साहित्य कला स्थापत्य पर है, आखिरी वीडियो मोहम्मद बिन तुगलक पे। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा। सबसे ज्यादा शिक्षित अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक। ये साहित्यकार है, ये कवि है, ये एस्ट्रोनॉमर है, ये मैथमेटिशियन है, ये फिलोसोफर है, तो ये सब कुछ है। अगर बहुत बड़ा विद्वान है, ठीक है, ये कैलीग्राफर है, ठीक है, सुलेखक है जिसको बोलते हैं सुलेखक। हाँ, सुलेखन को कैलीग्राफी बोलते हैं, यानी सुंदर हैंडराइटिंग लिखने वाला। तो तमाम तरह की खूबियां अगर हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक में है। तो सबसे ज्यादा शिक्षित अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में कौन है, तो कौन सा सुल्तान हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा रिवोल्ट यानी विद्रोह इसके समय में हुए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो भी नीतियां रहीं वो फेलियर रहीं। इंटेंशन कहा जाता है गलत नहीं था, लेकिन टाइमिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिहाज से ये अपनी नीतियों में मात खाता रहा और असफल होता रहा। ठीक है, जहां तक इसकी उपाधियों या टाइटल्स की बात है, हमने चर्चा की थी। इसकी टाइटल मोहम्मद थी। हाँ, अगर पूछा जाए मोहम्मद किसका टाइटल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। अगर पूछा जाए उलुग खान किसका टाइटल था, किसकी उपाधि थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसको उलुग खान की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके अलावा खानों का खान, दुनिया का खान कई एग्जाम में आ चुका है, जैसे यूपीएससी कई बार ये आ चुका है। खानों का खान या दुनिया का खान किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बताया कि इसामी और बर्नी जैसे इतिहासकारों ने इसे विधर्मी कहा, क्योंकि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी नॉन मुस्लिम्स के प्रति भी प्रति भी ये सिंपैथी रखता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सुवर्ण अभिलेख है, सुवर्ण अभिलेख में इसको कहा गया है मुकुट का मोती, यानी सुल्तानों में श्रेष्ठ। तो ये सब इसकी उपाधियां थी। इसके अलावा मैंने बताया कि हिंदू फेस्टिवल्स यानी हिंदू उत्सवों में ये बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता था। होली, दिवाली, दशहरा, इन सब त्योहारों में बहुत ज्यादा रुचि दिखाता था ये। खासकर कई एग्जाम में आ चुका है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने होली में अपनी भागीदारी की, हाँ, होली उत्सव में भागीदारी की, या हिंदू उत्सवों में वो
भागीदारी करता था? तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी के समय आप देखेंगे कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण से टूटकर अलग होते हैं। ये ऊपर बहमनी और नीचे विजयनगर साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, और दोनों में एक लंबा संघर्ष चलेगा। इन दोनों साम्राज्यों में, दोनों किंगडम्स में एक लंबा संघर्ष हम देखेंगे आगे, और अलग अलग वीडियोस में हम बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे आगे। इब्न बतूता जो कि अफ्रीका का निवासी था, खासकर नॉर्थ अफ्रीका, आप कहें नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से आया था, जहां पे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आपको मोरक्को है, वहीं से आया था ये। और किसके समय में आया था अगर आपसे पूछा जाए, इब्न बतूता किसके समय में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और यहां आता है वो और एक किताब लिखता है रहला। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रहला किसने लिखा, या किताबुल रहला किसने लिखा, या किताबुल रहला किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा इब्न बतूता। यह अफ्रीका का निवासी था, भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी यानी कि जज, न्यायाधीश भी नियुक्त करता है, और बाद में ये चीन भी जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के राजदूत के रूप में चाइना भेजा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा ये चाइना भी भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजत्व का सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिया था कि राजत्व का सिद्धांत जो है ये मानता था कि सुल्तान की इच्छा जो है ईश्वर की इच्छा है। मैंने बताया था कि इसके राजत्व को के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ किंगशिप को आप देखें तो वहां पर आप पाएंगे कि थियरी ऑफ किंगशिप में, राजत्व के सिद्धांत में, उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से मेल खाते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बलबन से मेल खाते हैं। जैसे बलबन कहता था कि सुल्तान जो है वो ईश्वर की छाया है, हाँ, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये बातें जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी, मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसी ही बातों को मानता था। वो भी मानता था कि सुल्तान जो होता है वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, और सुल्तान की इच्छा जो है ईश्वर की इच्छा है। तो ये राजत्व का सिद्धांत इसका था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का मैंने बताया था कि अगर कंपेयर करें तो अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि सुल्तान जो होता है वो ताकत से होता है, शक्ति से होता है, पावर से होता है, ना कि ईश्वर की इच्छा से, ना ही जनता के सहयोग से, ना ही उलिमाओं की इच्छा से यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं की इच्छा से। ये सब अलाउद्दीन खिलजी का मानना था। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा डिफर करता है बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक से। लेकिन अब दूसरे राजत्व के सिद्धांत में हम देखें तो नियुक्तियों के मामले में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों में काफी समानताएं हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है और अलाउद्दीन खिलजी जो है दोनों जो है नियुक्तियों के मामले में जात पात से इनका कोई मतलब नहीं था। वहां ये धर्मनिरपेक्षता दिखाते हैं, धार्मिक रूप से इनटॉलरेंट हैं वहां पर। ठीक है, ये हिंदुओं को भी रखते हैं अपने ऑफिसेज में, हाँ, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी होते हैं, विदेशी मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है, तुर्किश मुस्लिम भी होते हैं, नीच कुल के भी लोग होते हैं, उच्च कुल के भी लोग होते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है, क्राइटेरिया एक ही है, योग्यता यानी कॉम्पिटेंसी। ठीक है, लेकिन यहां फिर बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक से अलग है, क्योंकि बलबन हमेशा ही तुर्किश मुसलमानों को अपने यहाँ नियुक्तियां देता था, यानी अपॉइंटमेंट करता था। उसके ऑफिशियल्स जो होते थे तुर्किश मुसलमान ही होते थे, और उच्च कुल के अमीर लोगों को ही वो अपने यहाँ रखता था, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, ऐसे लोगों को ही वो रखता था। तो वहाँ ये भेदभाव करता था बलबन। तो यहाँ इस राजत्व के सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में काफी समानताएं हैं, लेकिन यहां बलबन डिफर करता है। वहीं आप साम्राज्यवाद की स्थिति देखें, हाँ, जैसे यहां पे भी आप देखेंगे तो धर्म और राजनीति को एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी अलग किया, और धर्म और राजनीति को मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अलग किया। ठीक है, सिर्फ योग्यता रखा, राजनीति में राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों विस्तारवादी हैं। हाँ, इनके थियरी ऑफ किंगशिप में, राजत्व के सिद्धांत में देखेंगे कि ये विस्तारवादी हैं, साम्राज्यवाद में विश्वास करते हैं। तब तक अपना क्षेत्र बढ़ाते रहो जब तक आप बढ़ा सकते हो। हालांकि
इसमें उतनी सफलता इसे नहीं मिलती, लेकिन इंटेंशन इसका वही है। ये भी इंपेरियलिस्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा सफल होता है, वो भी इंपेरियलिस्ट था। जबकि बलबंत को अगर देखें तो बलबंत जो है वो जो पहले से जीते हुए क्षेत्र थे उन्हीं को डिफेंड करता रहा था। ठीक है, तो यहाँ ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी भी सहिष्णु है, मोहम्मद बिन तुगलक भी सहिष्णु है धर्म को लेकर, लेकिन अगर ज्यादा सहिष्णु की बात की जाए तो ज्यादा सहिष्णुता मोहम्मद बिन तुगलक में है, क्योंकि ये गौशाला भी बनवाता है हिंदुओं के लिए, सभी धर्मों के लिए ये धर्मशालाएं भी बनवाता है। सती प्रथा जो हिंदुओं की एक कुप्रथा थी उस पर भी रोक लगाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ज्यादा की बात की जाए, परीक्षा में अगर आ जाए कि कौन, तुलनात्मक रूप से देखें तो कौन ज्यादा धार्मिक रूप से कौन ज्यादा सहिष्णु था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये हमने देख लिया था। दोअब में टैक्स वृद्धि करता है, मैंने बताया था। ये गंगा, ये यमुना, ये दोअब का क्षेत्र यहाँ टैक्स बढ़ा देता है। हाँ, लेकिन अकाल आ जाता है और फिर किसान जो होते हैं वहां के, वो भूमि छोड़ के भाग जाते हैं। आप जानिए, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाता है। इसके जो ऑफिशियल्स हैं दोअब के क्षेत्र में अकाल की स्थिति में भी टैक्स कलेक्ट करते हैं। जबकि गयासुद्दीन तुगलक जो इसका पिता था, वो क्या करता था, उसके समय यह निर्देश था ऑफिशियल्स को कि भाई अकाल के समय टैक्स माफ रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां टैक्स वसूला जाता है और इससे किसान जमीन छोड़ के चले जाते हैं, खेती नष्ट हो जाती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो ये दोअब का जो टैक्स वृद्धि था ये भी फेलियर हो गया। दीवाने कोही नाम का एक इसने विभाग बनाया। ये कृषि विभाग था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। और इसमें क्या था कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें बढ़ोतरी की जाए, टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर कल्टिवेशन, ये था। ठीक है, लेकिन इस पे ये अच्छी खासी रकम भी खर्च करता है। 70 लाख टन का कहा जाता है कि खर्च किया जाता है इसके द्वारा, और एक जमीन भी ली जाती है इसके लिए। लेकिन नतीजा वही निकलता है, जमीन जो ली जाती है वो इनफर्टाइल होता है, तो वहाँ एक तो पैदावार नहीं होती। उसके बाद जो फंड इसने इसके लिए अलॉट किया, उस फंड का मिसयूज कर दिया गया जो ऑफिशियल्स इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख में थे। तो ये नीति भी फेलियर हो गई। मैंने बताया था रोटेशन में क्रॉप्स भी लगाए गए, लेकिन लैंड जो है इनफर्टाइल था, तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो ये भी दीवाने कोही भी फेलियर हो गया। दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट था अगर पूछा जाए तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। कैपिटल शिफ्ट करता है, कैपिटल कहां से कहां तक शिफ्ट करता है, मैंने बताया था कि ये जो है ये कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली से देवागिरी। दिल्ली से देवागिरी ये कैपिटल शिफ्ट करता है। इसका रीजन ये था, देखिए ये दिल्ली है, ये देवागिरी जिसे दौलताबाद कहा जाता है। ठीक है, अब दिल्ली से देवागिरी ये कैपिटल जब शिफ्ट करता है तो ये भी नीति इसकी फेलियर होती है। दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट क्यों करता है, क्योंकि मंगोलों का खतरा दिल्ली सल्तनत पे लगातार बना हुआ है। उसके अलावा इसको लगता था कि ऑलमोस्ट जो नॉर्थ इंडिया है वो पूरे इसके दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है, तो अगर साउथ इंडिया में कैपिटल बना लिया जाए तो वहां से साउथ इंडिया को भी कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्थ इंडिया को भी किया जा सकता है, और मंगोलों के अटैक से भी बचा जा सकता है। और इसलिए उसने कैपिटल शिफ्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन यहां उसने गलती ये की कि जहां उसको कोर्ट शिफ्ट करना चाहिए था, सिर्फ कोर्ट और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट करना चाहिए था, वहां उसने क्या किया कि सारी जनता को कहा कि भाई चलो बैग एंड बैगेज। अब स्थिति क्या थी, देखिए ये बिंद का रीजन है, ठीक है, ये बिंद रीजन है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सतपुरा है, फिर आप देखेंगे तो अजंता है, ठीक है, और नदियां भी हैं। जैसे मैंने बताया ये नदियां देखिए, यहाँ पर नर्मदा नदी, फिर बीच में ताप्ती नदी, इसके बाद ये गोदावरी नदी, और तब आता है ये दौलताबाद। ठीक है, तो बहुत ही जंगल है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, दुर्गम रास्ते हैं, और इन दुर्गम रास्तों को जब पार करते हुए जनता जब आती है तो आधे से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ सालों तक ये रहता है, और कुछ सालों तक रहने के बाद इसको लगता है कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में रहकर साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, उसी तरह से साउथ इंडिया में रहकर नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। इस वजह से ये दोबारा कहता है कि वापस आओ, और फिर उसमें एक अच्छा खासा खर्च लगता है, और इस तरह से इसकी ये नीति भी फेलियर हो जाती है कैपिटल शिफ्ट की। सांकेतिक मुद्रा की जहां तक बात है, सांकेतिक मुद्रा इशू करता है। कहा गया कि उस समय चांदी की कमी हो गई थी, तो इसने चांदी के बदले
ब्रॉन्ज यानी कांसे का सिक्का चलाया। ठीक है, कहीं कहीं कॉपर भी लिखा हुआ मिलेगा कि कॉपर और कांसा दोनों का सिक्का इसने चलाया था। किया क्या था कि मान लीजिए कि ये है चांदी का सिक्का और ये है कॉपर का सिक्का, हाँ ब्रॉन्ज का सिक्का या कॉपर का सिक्का जो उसने चलाया सांकेतिक मुद्रा के रूप में। अब चांदी का जितना वेट है उतना ही वेट इस कॉपर के सिक्के का है। ऑब्वियसली चांदी का मूल्य ज्यादा होगा, इसका कॉपर का मूल्य कम होगा, दोनों में मटेरियल सिक्के में बराबर है, तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगा मनी का। उसके अलावा इस पे कोई जो सिक्का चला है इस पे कोई पेचीदी डिजाइन नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं था जिससे पता लगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। ठीक है, मुद्रा है। अब हुआ क्या कि जगह जगह घरों में डुप्लीकेट करेंसी बनने लगी, सराफा बाजार में बनने लगा, तो इस वजह से लोग अपने घरों के जो कांसे के बर्तन या और भी तांबे के बर्तन होते थे उसको लेके सराफा बाजार में सिक्का ढलवा देते थे और उसी का इस्तेमाल, बहुत सारे कारण थे, मैंने बताया था। तो ये नीति भी इसकी फेलियर होती है, टोकन करेंसी यानी कि सांकेतिक मुद्रा की। खुरासान अभियान उसके बाद ये करने का प्लान करता है। खुरासान मध्य एशिया का पार्ट है, मैंने बताया था। मध्य एशिया मतलब ईरान के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होगा कुछ अफगानिस्तान का, कुछ सेंट्रल एशिया का, कुछ ईरान का क्षेत्र रहता है, इसको खुरासान कहा जाता था। ठीक है, कई क्षेत्र थे, तो खुरासान जीतने का ये प्लान बनाता है, लेकिन कई कारणों से ये प्लान जो होता है ये असफल हो जाता है। ये खुरासान जीतने का प्लान बहुत पहले कर लेता है, उसके लिए खुरासानी सेना का गठन कर देता है। उस सेना में 3,70,000 सैनिकों की भर्ती हो जाती है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के बाद उन्हें 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी जाती है, और 1 साल की सैलरी जब एडवांस में दिया जाता है तो 1 साल के बाद ये क्या करता है, खुरासान राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं इन सारे क्षेत्रों में, खुरासान में और मिस्र में, जो कि मिस्र भी इन्वॉल्व था इसमें। ठीक है, तो परिस्थितियां बदलती हैं और इसको अपना प्लान जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो खुरासान जीतने का प्लान इसने छोड़ा, और उसके बाद क्या हुआ कि उन सैनिकों को कराचिल और नागरकोट अभियान पे भेज दिया। कराचिल हिमालय वाला क्षेत्र है, कराचिल हिमालय का कुमाऊं रीजन जो है वो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। तो आप देखेंगे कि नागरकोट में तो थोड़ी सफलता इसको मिलती है, लेकिन कराचिल अभियान जो है वो पूरी तरह असफल हो जाता है। अब क्या करेगा, वो पूरे सैनिकों को, जिन सैनिकों का रिक्रूटमेंट किया था, भर्ती किया था, उनको पूरा सेना ही भंग कर देता है वो, और इस तरह से ये नीति भी उसकी फेलियर हो जाती है। सेना के लोग अचानक बेरोजगार हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, दैट रिजल्टेड इन द रिवोल्ट्स होते हैं। धार्मिक नीति पे भी हमने चर्चा कर ली थी, बहुत सारी चीजें यहीं पे मैंने बता दी थी कि हिंदू फेस्टिवल मनाता था, हाँ, जैन संत इसके यहाँ रहते थे, जैन स्कॉलर रहते थे इसके यहाँ, राजशेखर जैसे हैं, तो और धर्मशाला बनवाता है, गौशाला बनवाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सती प्रथा को खत्म करता है जो हिंदुओं में कुप्रथा थी। तो इन सब चीजों से ये लगता है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु है, और धार्मिक रूप से यानी नॉन मुस्लिमों से थोड़ा सा कहा जाता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, और इस वजह से चाहे वो राज्य चलाने के लिए रखता हो, चाहे सियासत के लिए, जो भी रीजन हो, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा मानते हैं बर्नी और इसामी जैसे इतिहासकार, और नॉन मुस्लिम से ही सिंपैथी रखने की वजह से बर्नी और इसामी जैसे इतिहासकार और अन्य इतिहासकार और भी हैं जो मानते हैं इसे विधर्मी कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने डिस्कशन कर लिया था, और अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, साहित्य, कला और स्थापत्य पे। देखिए साहित्य की जहां तक बात है, इसके समय में कुछ किताब लिखे गए, जैसे तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांदरी। फतवाए जहांदरी किसने लिखा, या तारीख फिरोज शाही किसने लिखा, जियाउद्दीन बर्नी। इसी की चर्चा मैं कर रहा था, जिसने इसको विधर्मी कहा। क्यों विधर्मी कहा, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को लेकर ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए तारीख फिरोज शाही या फिरोज शाही यहां लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज करेंगे, भाई लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही, और फिरोज शाह तुगलक आता है इसके बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है, वो शासक बनता है। तो ये इसके समय में कैसे लिखा इसने, जियाउद्दीन बर्नी ने, तो ये समझ लीजिए कि देखिए
इसने बेसिकली जियाउद्दीन बर्नी ने डेडिकेट किया है तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक को। और इससे लिखना इसने शुरू कर दिया था कब? तारीख फिरोज शाही को इसने बलबन के समय से ही, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के समय से ही लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी था। फिर करीब करीब 17 साल 16-17 साल मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी ये रहा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष में यह तारीख फिरोज शाही खत्म करता है। तो कहा जाता है कि मेजर पार्ट जो तारीख फिरोज शाही का है 60-70% पार्ट इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही खत्म कर लिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। तो हालांकि ये तारीख फिरोज शाही आपको फिरोज शाह के समय में भी लिख रहा है, बलबन के समय भी लिख रहा है। उसके बलबन के बाद आपको गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी लिख रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी लिख रहा है, और फिरोज शाह तुगलक इसके बाद जो आता है उसके शासनकाल के 6ठे वर्ष में ये जाकर अंत करता है तारीख फिरोज शाही का। तो ये एक बात है। उसके बाद फतवा ए जहांदरी भी इसने लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने। पूछा जाए कि तारीख फिरोज शाही किसको डेडिकेट किया गया, तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अब देखिए इसके दरबार में एक पोएट भी है, कवि है, संरक्षण देता है किसको? देखिए यहां पर एक तो संरक्षण यानी पैटर्नेंस देता है किसको? राजशेखर। देखिए जैन है, जैन स्कॉलर है, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो इनको भी संरक्षण देता है। उसके अलावा एक बदरुद्दीन पोएट है, ठीक है, जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कसीदे लिखते हैं। कसीदा समझते हैं, उर्दू शायरी में कसीदा होता है जिसमें प्रशंसा की जाती है। कसीदा बेसिकली शासकों की प्रशंसा में लिखा जाता था। कहते हैं ना आप तो कसीदे पढ़ रहे हो इसके, यानी कि प्रशंसा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशंसा में इसने कसीदे लिखे। उसके बाद दीवाने चाच लिखा और उसके बाद एक शाहनामा लिखा। अब यहां पे भी कंफ्यूजन आपको होगा, शाहनामा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक शाहनामा फिरदौसी ने भी लिखा था, एक शाहनामा जो है वो फिरदौसी ने भी लिखा था, उसे आप याद रखेंगे। एक शाहनामा फिरदौसी ने भी लिखा, देखिए ये फिरदौसी, इसको आप याद रखिएगा। एक शाहनामा फिरदौसी ने लिखा और दूसरा शाहनामा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय लिखा गया बदरुद्दीन द्वारा, जो कि एक पोएट था। तो संरक्षण आप देखेंगे तो संरक्षण इसने जियाउद्दीन बर्नी को भी दिया, इतिहासकार था, राजशेखर को भी दिया जो जैन स्कॉलर था, बदरुद्दीन को भी दिया जो मुस्लिम था। तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है कि धार्मिक रूप से ये सहिष्णु है। उसके अलावा ये 2 सिटी नगर बसाता है, टाउन कह लें, अदलाबाद जो कि यूपी में है, जहांपना जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ये 2 नगर बसाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आइए कला के क्षेत्र में, आप देखें आर्ट के फील्ड में, तो इसके कोर्ट में एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, 1200 सिंगर गायक हैं। शाहपुर नाम का एक पेंटर भी है, चित्रकार भी है, जिसने संगीत सभा का चित्रण किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शाहपुर कौन था, चित्रकार था, पेंटर था कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में सवाल पूछा जा सकता है। एक कलाकार रहता था जिसका नाम था शाहपुर, वो पेंटर था, सिंगर था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपका जवाब होगा पेंटर था। उसने क्या पेंटिंग की, तो संगीत सभा का उसने चित्रण किया था। उसके बाद आइए स्थापत्य में मकबरों का निर्माण इसने कराया था। टॉम कह लें, मौसोलियम कह लें, मकबरों को कहा जाता है। तो कब्र पे बनाया जाता है बेसिकली। कुछ संत थे, सूफी संत और कुछ संत इस तरह के थे, जैसे मीरन मुलहिम बदायूं में बनाया उसने, बदायूं उत्तर प्रदेश में है। शेख निजामुद्दीन औलिया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दिल्ली वाला, इसी को आपको ध्यान रखना है। पूछ दिया जाए शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। या किस वंश के समय बना, अगर शासक ना पूछे तो तुगलक वंश के समय। शेख अलाउद्दीन, इनको गुरु भी माना जाता है, एक और गुरु थे इनके, लेकिन इनको भी गुरु माना जाता है। तो अजोधन ये पाकिस्तान में है, ठीक है, जिसे आज के समय में मॉडर्न समय में पाक पाटन कहते हैं। अजोधन में बनवाया, पाक पाटन नाम दिया हुआ है अकबर का, मुगल शासक अकबर द्वारा। उसके बाद शेख रुकनुद्दीन का, ये भी मुल्तान, पाकिस्तान में मुल्तान जो यहाँ पे, ठीक है, मुल्तान होगा, तो मुल्तान में है। तो इस तरह से मीर मुलहिम बदायूं, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख अलाउद्दीन अजोधन, जिसका नाम अजोधन का नाम है आजकल मॉडर्न नेम, उस समय नाम प्राचीन नाम है अजोधन, उस समय नाम था, आज है पाकपाटन। और शेख रुकनुद्दीन
का जो मकबरा बनवाया इसने मुल्तान में बनवाया। तो इस तरह से हमने साहित्य, नगर, कला और स्थापत्य को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे से सवाल पूछा जाएगा आपसे कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। किसके इसका मेजर पार्ट किसके समय लिखा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। यह भी पूछा जा सकता है कि तारीख फिरोज शाही जब लिखी जा रही थी तो कब से शुरू हुई और किसके समय में खत्म हुआ, तो बलबन से लेकर बलबन के समय शुरू हुआ और ये फिरोज शाह तुगलक के समय खत्म होता है। बलबन के समय शुरू करता है जियाउद्दीन बर्नी। या ऐसे पूछा जा सकता है किस वंश से शुरू होकर किस वंश में खत्म हुई इसकी रचना तारीख फिरोज शाही की, तो स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुई, गुलाम वंश से शुरू हुई इसकी रचना और तुगलक वंश में आके खत्म होती है। शासक जिसके समय शुरू होता है बलबन, जिसके समय खत्म होता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फतवा जहांगीरी अगर पूछा जाए किसने लिखा, तो जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, उसके बाद राजशेखर जैन जो एक जैन स्कॉलर है, किसके समय था ये, किसके संरक्षण में था, मोहम्मद बिन तुगलक के। बदरुद्दीन एक कवि जो है किसके संरक्षण में था, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदरुद्दीन ने क्या क्या लिखा, कसीदे लिखे, दीवाने चाच भी इसने लिखा। ये कसीदे तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्पेशली है और दीवाने चाच और शाहनामा अलग अलग किताबें हैं। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए ये। ठीक है, शाहनामा एक और जो कंफ्यूजन है, एक शाहनामा बदरुद्दीन ने लिखा है और एक शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कला के क्षेत्र में 1200 सिंगर हैं। शाहपुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आप लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाहपुर कौन था भाई, तो एक पेंटर था। पूछा जाए शाहपुर कौन था, एक पेंटर था, चित्रकार था, किसके समय में था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। इसका महत्वपूर्ण चित्रण कौन सा है, संगीत सभा का चित्रण है। ठीक है, उसके बाद मकबरों का निर्माण ये मैंने बता दिया, ये मीर मुल्हिम का बदायूं, शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली, शेख अलाउद्दीन का अजोधन, जिसका अजोधन का नया नाम पाकपाटन नाम किसने दिया था, अकबर ने। शेख रुकनुद्दीन का मकबरा मुल्तान। तो इस तरह से हमने ये सारा देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक को, और इस तरह से आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। बाकी अलग अलग मैं नए इसी से संबंधित कई अलग टॉपिक भी लेकर आऊंगा। रेगुलर टॉपिक नहीं होगा, लेकिन कुछ जो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ यूनिक टॉपिक है तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, और इस तरह से हमने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो तुगलक वंश का होता है। इसके बाद जो शासक आएगा फिरोज शाह तुगलक। एक बार लीजिए आप स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.